हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 15 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ERO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, UPSI, लेखपाल वीडियो यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अमृत सरोवर योजना शुरू की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, 75 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के परिणामों में सर्वाधिक सीटें किस दल द्वारा अर्जित की गई? तो अभी जो है विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव हुए तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है इसे सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है जैसे मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश यूपी करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस PDF में हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शामिल है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो ये रहा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली? तो भारत के 2 शहरों को, कौन कौन सा? मुंबई और हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। A और B दोनों, इन्हें जो है 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम घुटने का निर्माण किया? तो IIT मद्रास के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो है भारत के पहले स्वदेशी कृत्रिम घुटने का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल 14 अप्रैल को निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है? तो हर साल 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बने पहले डोर्नियर विमान की उड़ान को हरी झंडी किसने दिखाई? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने भारत में निर्मित है ये डोर्नियर विमान जिसको उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट नाम से। नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐप तैयार किया है जिसको नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट नाम दिया गया। इसमें पहले चरण में बहुमंजिला और भूमिगत पार्किंग को शामिल किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए क्या होगा? तो इसके जरिए जो है पार्किंग की बुकिंग की जा सकेगी, ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा सकेगा और इसके माध्यम से जो है जो प्राधिकरण है
उसने 12,653 वाहनों को व्यवस्थित ढंग से बहुमंजिला व भूमिगत पार्किंग में खड़ा करने के लिए ऐप को तैयार किया है। दोस्तों इस ऐप के माध्यम से जो है 30 सेकंड में, केवल 30 सेकंड के अंदर ही पार्किंग स्पेस को बुक किया जा सकता है। 6 पार्किंग स्थल को तैयार करने में नोएडा प्राधिकरण की ओर से 1074 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नोएडा प्राधिकरण ने जो है जो वाहन हैं इनकी पार्किंग के लिए एक एप्लीकेशन तैयार करवाया है। किस नाम से? नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट के नाम से। इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो है जो लोग हैं वो पार्किंग के लिए स्पेस बुक कर सकेंगे और इसके माध्यम से ही वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकेंगे। तो ध्यान रखना है नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल सांकृत्यायन की जयंती मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो जो राहुल सांकृत्यायन हैं इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था और किस गांव में? तो पंदहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अप्रैल 1883 को। यहाँ पर क्या होगा? 1883 को इनका जो है जन्म हुआ था। दोस्तों जो राहुल सांकृत्यायन थे ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से किसान, गरीब, असहाय व अछूतों के लिए आवाज़ उठाई और समाज में जो व्याप्त कमियां थी इसका इन्होंने विरोध किया। दोस्तों राहुल सांकृत्यायन को जो है 36 भाषाओं का बेहद ही ज्ञान था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। गांव अगर पूछा जाए तो पंदहा नामक गांव में। और कब हुआ? तो 9 अप्रैल 1883 को इनका जन्म हुआ। और दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों ये जो राहुल सांकृत्यायन हैं इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी इनकी रचनाएं हैं। यात्रा साहित्य ये दी गए हैं, कहानी संग्रह, आत्मकथा, धर्म और दर्शन, कोश ग्रंथ, जीवनी साहित्य, उपन्यास साहित्य और इतिहास, विज्ञान और देश दर्शन। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये राहुल सांकृत्यायन की हैं। इसे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि वापस करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लौटाने के मामले में जो प्रयागराज है ये उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है। दोस्तों क्या है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो धनराशि किसानों को दी जा रही है तो इसमें जो है कुछ किसान अवैध हैं, यानी उन्हें जो है वो उसके हकदार नहीं हैं। तो ऐसे जो अवैध हैं उनकी जो है इसमें चिन्हित किया जा रहा है, उनकी छटनी की जा रही है और उन्होंने जो धनराशि ली है उसको जो है वापस लिया जा रहा है। तो ये जो प्रयागराज है ये उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है किसान सम्मान निधि लौटाने के मामले में। जिले में 1500 से अधिक अपात्रों ने 1.10 करोड़ से अधिक की धनराशि वापस की है। जो कृषि विभाग है वो 5192 ऐसे लोगों को उसने चिन्हित किया जो योजना के हकदार नहीं थे और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो पात्र नहीं हैं तो उनको जो है नोटिस भेजा जा रहा है। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, अगर प्रदेश की बात की जाए तो ये प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लौटाने के मामले में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक पांड्या। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने ये कमाल जो है कब किया? तो सनराइजर्स के खिलाफ मैच में 42 गेंदों पर अपनी नाबाद 50 रन की पारी के दौरान इकलौता छक्का लगाते हुए उन्होंने ये कमाल किया। यह कमाल उन्होंने आईपीएल में 1046 गेंदों पर, कितनी गेंदों पर? 1046 गेंदों में जो है उन्होंने ये कारनामा किया, जिसमें उन्होंने ऋषभ पंत जो कि 1224 गेंदों पर 100 छक्के लगाए थे, यूसुफ पठान 1313 गेंदों पर और युवराज सिंह 1334 गेंद पर 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया।
तो इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले, सबसे तेज जो है छक्के लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की जो कांगड़ा चाय है इसे यूरोपीय आयोग ने भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया है, जो कि कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो ये कांगड़ा चाय है इसे जो है 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और अभी जो है इसे कौन सा जीआई टैग दिया गया, तो यूरोपीय आयोग द्वारा जो है भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। साल 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और फिर 2005 में जो कांगड़ा चाय है इसे भारतीय जीआई टैग भी प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इसे जो है हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ पर मैप में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है ये भारत की कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तो एक पंजाब है, हरियाणा है और उत्तराखंड। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है ये बहुत ही कम सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ, तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देश की पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया, तो इसे आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि देश की पहली स्नो मैराथन यानी बर्फ में जो मैराथन हुई है वो पहली बार कहां पर की गई, तो हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नामगिरीपेट्टई पंचायत संघ के पिलीपकुट्टई में एक पेरियार स्मारक समथुपुरम का शुभारंभ किया। पेरियार स्मारक में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 100 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में समथुपुरम का शुभारंभ जो है वो किस राज्य में किया गया, जो कि एक पेरियार स्मारक है, तो ध्यान रखना है तमिलनाडु में इसका शुभारंभ किया गया है। और किसने किया, तो तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल क्या है, तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और गवर्नर हैं R.N. रवि। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 38 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और मैप में तमिलनाडु कहाँ पर है, तो सबसे नीचे की ओर यहाँ पर आप देखेंगे ये है मैप में तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कोई राज्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा राज्य जो है इसकी सीमा को साझा नहीं करता है या कौन सा राज्य इसकी सीमा को साझा करता है। तो इस वजह से आपको ये जो है बॉर्डर के जो स्टेट हैं उनके नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। बिहार राज्य की जो शाही लीची है इसे जीआई टैग दिया गया और ये बिहार राज्य में जीआई टैग प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा कृषि उत्पाद बन गया है। इससे पहले बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो जर्दालू आम को, कतरनी चावल और मगही पान को जीआई टैग दिया जा चुका है। और साल 2006 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था। तो दोस्तों ये चारों पांचों नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया, तो बिहार होगा। अगर पूछा जाए कि किस राज्य के मगही पान को जीआई टैग दिया गया, तो भी क्या होगा,
बिहार होगा। तो अभी जो है आपको ध्यान रखना है, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया, और किस राज्य की, तो बिहार की शाही लीची को जीआई टैग दिया गया। अब दोस्तों जीआई टैग है क्या, और जीआई टैग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आज हम जीआई टैग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों जीआई टैग, जीआई टैग सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो भौगोलिक संकेत जो है इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत जो है कब हुई, तो शुरुआत 1999 में। 1999 में भारतीय संसद ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्ट बनाया गया था 1999 में, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स जो है लागू किया गया था 1999 में। और फिर जो है जीआई टैग जो है सबसे पहले कब दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम बार सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया वो 2004 में दिया गया। कब दिया गया, 2004 में। और किसे दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। और दोस्तों जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई टैग जो है किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या एक प्रतीक होता है। और जीआई टैग मिलने के बाद क्या है कि जिस क्षेत्र को जीआई टैग, जो भी क्षेत्र है और वहाँ का जो उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है, तो उसका जो उपयोग है वो वहाँ के लोग ही कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया, तो उड़ीसा के लोग ही जो है उस जीआई टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र विशेष के उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा तो उस क्षेत्र विशेष के लोग ही उस जीआई टैग का जो है उपयोग कर सकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा क्यों किया गया, तो इसलिए कि जहाँ के लोग हैं उन्हें जो है उस क्षेत्र में जो उत्पाद है उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिल सके। तो अब जो है आपको जीआई टैग क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में शाही लीची जो कि बिहार की है इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का अपना चौथा खिताब जीता। नीदरलैंड सबसे सफल टीम है। तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। 2023 जो महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 10वां संस्करण होगा, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये चिली के सेंटियागो में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों FIH का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखना है फुटबॉल इंटरनेशनल डी हॉकी इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने। तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रोहित शर्मा जो कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। मुंबई टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 2022 सत्र के 23वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के विरुद्ध कागिसो रबाडा को छक्का लगाते हुए बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। ये जो है T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। वहीं अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो ऐसा करने वाले ये 7वें बल्लेबाज बने हैं। रोहित शर्मा ने 362 पारियों में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। दोस्तों इससे पहले ये जो उपलब्धि है यानी T20 क्रिकेट में 10,000 रन, तो कौन कौन से भारतीय हैं जिन्होंने हासिल की है, तो ध्यान रखना है रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली ने ये जो है उपलब्धि हासिल की है। और विराट कोहली ने 299 पारियों में ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, ध्यान रखना है T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से हैं, तो नाम होगा विराट कोहली। और दूसरे कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे
कि पूरे विश्व स्तर पर जो है किसने T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया, तो नंबर 1 पर है क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं और इन्होंने 14,562 रन बनाए। दूसरे नंबर पर हैं शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान से हैं, 11,698। और 7वें नंबर पर हो गए हैं भारत के रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को यानी अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने उद्घाटन के बाद जो है इस संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा और अंदर प्रवेश किया। दोस्तों ये जो संग्रहालय है प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम एवं लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ये दिल्ली में है। दोस्तों इसकी लागत कितनी आई है? तो 271 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इसको बनाने की जो मंजूरी है वो 2018 में दी गई थी। इमारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 10,491 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और इस इमारत का लोगो क्या है? तो अशोक चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसका लोगो है। तो पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये है कहाँ पर? तो ये दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे कि ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय। दोस्तों प्रधानमंत्री संग्रहालय ये क्यों बनाया गया है और यहाँ पर जो है क्या दर्शाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों को दिखाया जाएगा और ये जो संग्रहालय है ये सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। इसे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विकसित किया गया है। और दोस्तों ये जो संग्रहालय है यहाँ पर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कामों को दिखाया जाएगा। तो ये तो हो गया क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय। और यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे ये है इसका लोगो, भारतीय लोगों के हाथों में जो अशोक चक्र है ये इसका लोगो है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना है। ये आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो कहाँ पर बनाया गया? तो दिल्ली में ये बनाया गया। दोस्तों इस प्रधानमंत्री संग्रहालय की अगर टिकट की बात की जाए कि टिकट की कीमत कितनी है, तो 100 रुपये जो है ऑनलाइन टिकट खरीदने की कीमत है, इसकी ध्यान रखना है 100 रुपये। अगर ऑफलाइन लेंगे तो 110 रुपये ऑफलाइन इसकी कीमत होगी। और वहीं विदेशियों की अगर बात की जाए तो विदेशी के लिए जो है इसकी कीमत 750 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या है कीमत। तो दोस्तों ये थे 15 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राजस्थान के जयपुर में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है जापान, सी है इक्वाडोर और डी है भारत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।